इंडियन मीडिया से ना अब पता नहीं यार, रिक्वेस्ट तो मुझे नहीं समझ में आ रही। मेरा दिल करता है इनको ना रामाधीर सिंह बन करना अपने सामने बिठा करना दे मार कंटाप पे ना 3-4 लगाऊं कि यार। और तुम लोगों ने अगर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को बुलाना होता है टू कमेंट ऑन इंडियन क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट टीम, तो यार किसी ऐसे बंदे को बुलाया करो जिसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, जिसने क्रिकेट ठीक ठाक खेली हुई हो, आगे पीछे बहुत ज़्यादा खेली हुई हो। वो आकर आपको चीज़ें बताए तो आपको कोई थोड़ी बहुत समझ भी आए। और दानिश कनेरिया को बुला लेते हैं, और दानिश कनेरिया वो अभी मैं उसका इंडियन क्रिकेट के बारे में स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इंडियन क्रिकेट क्यों अच्छा कर रही है या दुनिया की क्रिकेट क्यों अच्छा कर रही है। तो दुनिया की क्रिकेट का तो नहीं पता, इंडियन क्रिकेट को तो मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा क्लोजली मैंने मॉनिटर किया हुआ है। तो भैया इंडियन क्रिकेट को ना जब आप यूं करके ऊपर से देखोगे ना तो फिर तो शायद आपका तज्जिया मैं मान लूँ। लेकिन ऊपर से देखने का नुकसान ये होता है कि ऊपर से देखो ना तो फिर जो सामने सामने चीज़ है ना वही नज़र आती है, उसके नीचे क्या चीज़ चल रही होती है उधर आपकी आंख नहीं पड़ती। ऐसे ही है ना। पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई मुझे, वो सुन लो। मैंने आपको पहले भी बताया था यूट्यूब के ऊपर एपेक्स स्पोर्ट्स हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर यू नेवर नो। हाँ सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पता नहीं भाई, यहाँ पर हम मे बी फुल टाइम यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट हो जाएं तो फिर बाद में तुम ढूंढते रहोगे कि यार वो फारू भाई किधर गए। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर ना एपेक्स स्पोर्ट्स सेम इसी नाम से है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से लोग जो हैं अपना 3 डब्बा गोल कर रहे हैं, तो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि शायद हमारी तो कोशिश है कि ना हो, लेकिन यू नेवर नो। तो आप एपेक्स स्पोर्ट्स जो है उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मतलब फ्यूचर में अगर आप एक अच्छा क्रिकेट एनालिसिस देखना चाहते हैं, एक जिसे कहते हैं फ़ैन बेस्ड, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाए मेरे थ्रू। वरना फिर मौजे मारो, ढूंढते रहना फेसबुक के ऊपर, हम यूट्यूब के ऊपर बैठे होंगे। सिंपल। अब आती हैं दानिश कनेरिया के पॉइंट के ऊपर। दानिश कनेरिया का पॉइंट क्या है? दानिश कनेरिया ने इंडियन क्रिकेट क्यों अच्छा कर रही है जी, उसका क्या बताया है रीज़न। उन्होंने राहुल द्राविड को एज ए हेड कोच रखा, उसने टीम के साथ बहुत अच्छा काम किया। अब उनके पास हेड कोच गौतम गंभीर है, फैंटास्टिक क्रिकेटर, फैंटास्टिक गाय। ही रिएक्ट्स, he tells on the face, he doesn't go back and do backbiting. He's on the face straight away. This is how you have to be. You have to be strong, like a strong person. You have to make the decision on the face, not at the back. समझ आइए कुछ ऐसे ही है। मैंने बताया ना ऊपर से देखो तो ये नुकसान होता है। राहुल द्रविड़ हेड कोच कैसे बने, गौतम गंभीर कैसे बने? टेक्निकली देखा जाए तो गौतम गंभीर का तो इंडियन क्रिकेट का हेड कोच तो दूर की बात है, वो तो शायद मैनेजमेंट में भी ना फॉल कर पाए। गौतम गंभीर का तो कोई कोचिंग एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो तो असिस्टेंट कोचिंग तक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने तो मेंटोरशिप की भी है आईपीएल की 2 टीम्स की, उसके अलावा तो उन्होंने कभी इंडियन डोमेस्टिक में किसी क्रिकेट टीम की कोचिंग नहीं की। तो फिर सीधा इंडियन हेड कोच कैसे, कि वो स्ट्रेट मुंह के ऊपर बोलने वाला बंदा है बस। ये क्या बात कर रहे हैं यार। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट को समझने के लिए इंडियन क्रिकेट का जो सिस्टम नीचे डेवलप हुआ है उसको समझें। और वो ये है कि भाई साहब कोचेस की एग्जांपल ले ले। पहले इंडिया फॉरेन कोचेस हायर करता था, बिल्कुल करता था। उन फॉरेन कोचेस से इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सीखा, उनके जो जिसे कहते हैं उनसे नोट्स लिए, ब्लूप्रिंट्स लिए, देखा माइंड क्या किस तरीके से करते हैं काम, दिस दैट, अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया। उसके बाद जनाब टीम बीसीसीआई ने क्या किया कि उन्होंने अपने हेड कोचेस लगाना शुरू कर दिए कि जिन्होंने इन फॉरेन कोचेस के साथ किसी न किसी लेवल के ऊपर काम किया हुआ था। ठीक हो गया। डिस्कशन तो चलती रहती हैं, राहुल द्रविड़ भी उधर ही थे, बाकी सारे भी उधर ही थे। उसके बाद और फॉरेन कोचेस के साथ कुछ जगहों के ऊपर मसाइल भी हो गए थे इंडियन टीम के, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक चीज़ तो ये, अब गौतम गंभीर, और ये एक और मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई कोच या सम हाउ दी अदर एम ही नहीं रखता, बीसीसीआई के और भी बड़ा हिसाब किताब होता है। अब मैं हमेशा उसकी 2 एग्जांपल्स देता हूँ। पहली एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि 2006-07 में एमएस धोनी को आउट ऑफ नोवेयर जो इंडियन टीम का कप्तान बना दिया गया था, वो ऐसा नहीं था कि एकदम जनाब वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म का स्टेप ले लिया बीसीसीआई ने। नहीं भैया, उसके पीछे रीज़न्स थी। वो रीज़न्स जाकर आप आर्टिकल्स पढ़ें, वो कैसे कुछ प्लेयर्स की ताकत को ख़त्म करने का सीन था,
वो सब कुछ हुआ था। फिर उसके बाद बीसीसीआई सौरभ गंगुली को एज ए अपना चेयरमैन हेड बनाता है, वो जाकर चेक करें। तो वहाँ पर बहुत कुछ होता है। ये गौतम गंभीर का आना भी जिसे कहते हैं एवं ही नहीं है, गौतम गंभीर को भी कोई बहुत सोच समझ कर लाया गया है। ये आपको ना इस पूरा ये बीसीसीआई के अंडर इंडियन क्रिकेट जो सेटअप है वो वर्कआउट कैसे करता है वो समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा वो डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरीके से जाकर वर्कआउट करते हैं, टीम्स को कैसे डिवाइड करते हैं, प्लेयर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, प्लेयर्स का जो खांचा मांचा है उसे कैसे पूरा रखते हैं। फिर खांचा मांचा पूरा करने के बाद उनकी फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से जनाब कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है, आपको वो देखना पड़ेगा। अंडर 19 से नीचे वो जितनी टीम्स खिलाती हैं डोमेस्टिक में और नेशनल लेवल के ऊपर, और फिर ऊपर अंडर 19 इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आपको वो सारा कुछ जाकर रीड करना चाहिए। वहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड अब वहाँ पर जो क्रिकेट है ना, अब उसका मामला बड़ा डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 100% शायद बीसीसीआई ने अचीव कर लिया हो, लेकिन 90% चले 90% भी नहीं, 80% तो उनका सिस्टम बेहतरीन वर्कआउट कर रहा है। उनके पास जिसे कहते हैं दिल गुर्दे वाले नीचे डोमेस्टिक में ही प्लेयर्स हैं, वो डोमेस्टिक में ही एक तो ठीक ठाक किस्म के ट्रेन हो जाते हैं, फिर उनको मिल जाती हैं आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर जब वो आते हैं आईपीएल की टीम्स में, तो वहाँ वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। एक ऑटोमेटिकली बिफोर द डेब्यू उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो कंप्लीट हुआ होता है। फिर उनके लिए आकर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करना वो रिलेटिवली आसान हो जाता है। वो लेकिन रिलेटिवली आसान हो जाता है, मतलब डेब्यू के बाद जो उनको चीज़ें फेस करनी होती ना, उसकी उन्होंने पहले ही होमवर्क किया होता है। वरना डेब्यू करना तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है। वहाँ पर फिर ज़ाहिर बात है, जब आपने इतना कुछ किया हो तो फिर टैलेंट भी तो उठ कर आएगा ना। तो जब वो टैलेंट उठ के आएगा तो उस टैलेंट की फ़िल्टरिंग जो है वो भी एक अजाब होता है। हर दूसरा लड़का 100 मार रहा होता है, ये मुशीर को देख लो, वो टिक ही नहीं रहा भाई। वो 100 कभी डबल सेंचुरी, कभी 100, कभी 50, फिर 100, वो 20-30 कर ले, वो यकीन करो उसकी मुशीर की ना जितना भी इनिंग्स है ना, उसमें अगर आपको कम स्कोर्स नज़र आती हैं ना, वो बुनियादी तौर पर उसने बेसिकली सदका खैरात किया होता है कि भैया नज़र ना लगे बाकी बड़े स्कोर्स को मेरे। ये हाँ, और कुछ भी नहीं है भैया। मतलब उस लड़के का टैलेंट देखो, उसका पोटेंशियल देखो, उसके अंदर पेशेंस लेवल देखो, उसके सामने विकेटों पे विकेटें गिर रही हैं, वो तिड़ के खड़ा है। और तिड़ के क्या खड़ा है, मैं हैरान रह गया हूँ। पता नहीं कितनी गेंदें तो उसने फास्ट बॉलर्स को आगे निकल के टुक, जय भाई डाउन द ट्रैक आ रहा है और टुक कर रहा है, डाउन द ट्रैक आ रहा है, टुक कर रहा है, क्या कर रहा है, मूवमेंट मार रहा है, निकल कर आ रहा है, बॉडी के बिल्कुल पास खेल रहा है। उसकी जो सीम मूवमेंट है बॉलर की, या वो जो पिच से वो मूवमेंट जनरेट कर रहा है, उसको वो नलीफाई कर रहा है। क्रिकेटिंग ब्रेन चेक कर रहे हैं आप। अब बताओ कि इसमें राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर का क्या। दानिश कनेरिया को ना, अगर आपने इंडियन क्रिकेट पे बात करनी है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पहले इंडियन क्रिकेट का सेटअप चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले उन्होंने अपने क्रिकेटर्स की भूख कैसे मारी है। उन्होंने पहले उनकी भूख मारी, फिर उनको बताया कि तुमने पैसों की टेंशन नहीं लेनी, अगर टैलेंटेड हो तो दिल जमा कर खेलो, पैसे हम तुम्हें देंगे। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स। ये सिर्फ ये नहीं है कि हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम का अच्छा लग गया तो बस दे मार 4.5 सब फिट हो गया। अबे क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे हुआ होता तो इंडिया हर टूर्नामेंट जीतता, लेकिन नहीं, हर टूर्नामेंट नहीं जीत पाता। वो 2023 का फाइनल नहीं हार गए। तो ये चीज़ नहीं है, ये इसमें देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। और सबसे ज़्यादा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनका जो नीचे का ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट से ऑनवर्ड्स जो वो डोमिनेट करना शुरू करते हैं। तो दानिश कनेरिया को मेरा मशवरा ये है कि इन चीज़ों के ऊपर पढ़ें। ठीक है भैया, वहाँ तो इतना दिल गुर्दा है। अभी मुझे अचानक से वो याद आ गया, उस बंदे यार तमिलनाडु का वो प्लेयर था, क्या नाम था उसका, इंद्राजीत करके कुछ नाम था। वो दिलीप ट्रॉफी थी ना, मेरा ख्याल है दिलीप ट्रॉफी थी सर। वो गिरा ग्राउंड में नहीं, ड्रेसिंग रूम में, पता नहीं बैटिंग करते आते हुए गिर गया या क्या हुआ, कुछ इस तरह वो गिरा, होंठ फट गया, ठीक ठाक खून निकल रहा है। डॉक्टर्स या फिजियो कहते हैं स्टिचेस लगेंगे, तेरा मैच तो ख़त्म है। अगला कहता है घंटा ऐसा करो, टेप बांध दो। वो जो फिंगर टेप नहीं अक्सर खिलाड़ियों ने लगाई होती, अगला कहता है टेप बांध दो, खून रोको। अब होंठ तो फट गया, स्टिचेस तो जो आज लगने हैं वो मैं 2 दिन बाद लगवा लूँगा या मैच के बाद लगवा लूँगा। तो मुंह पे टेप चढ़ा दो। वो पूरा मैच मुंह पे टेप चढ़ा कर खेला है। अबे उससे रन के लिए कॉल नहीं होती थी,
ठीक है, लेकिन कर गया अगला मेरा ख्याल है 50-60 उस मैच में। ऐसी स्टोरीज को जाकर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इंडियन क्रिकेट डोमिनेट क्यों कर रही है। इस वीडियो में इतना ही, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वरना बाद में फिर मुझे ढूंढते ना रहना। बस, पीस आउट।